कहते हैं कर्मों का फल कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि इस कहानी में एक राजा ने खुद अपनी बेटी से विवाह किया। आप भी जानना चाहते होंगे कि राजा ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत पुरानी बात है। उदयगढ़ नाम का एक विशाल और वैभवशाली राज्य था। यहाँ के महाराजा थे प्रताप। वो अपनी बहादुरी और ताकत के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा सूनापन था। महाराज प्रताप की 3 रानियां थीं, महारानी यशोदा, इंदु और रंजना। पर वर्षों बाद भी उनके घर कोई संतान नहीं हुई थी। महाराजा को हमेशा ये चिंता खाई जाती थी कि उनके बाद उदयगढ़ का वारिस कौन बनेगा। महाराजा प्रताप को शिकार का बड़ा शौक था। एक सुबह जब सूरज की किरणें अभी अभी जंगल में झांक रही थी, महाराजा अपने घोड़े पर सवार होकर कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। जंगल घना था, पर अचानक उनकी नजर एक अजीब जगह पर पड़ी। जंगल के बीचों बीच एक छोटे से खेत में एक बेहद बूढ़ी महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, पर आंखें किसी जादूगरनी जैसी चमक रही थी। वो अपने हाथों में सूखी घास की पत्तियां लेकर उनमें गांठें लगा रही थी। महाराजा को आश्चर्य हुआ। वो अपने शाही घमंड में डूबे हुए थे। उन्होंने घोड़ा रोका, उतरकर उस महिला के पास गए और कठोर आवाज में पूछा, ऐ बुढ़िया, इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? ये क्या बेतुकी गांठें लगा रही है? बूढ़ी महिला ने शांत स्वर में सिर उठाया और महाराज की आंखों में देखा और उसने कहा, बेटा, मैं यहां धरती के सभी जीवों की किस्मत बुन रही हूं। जीवों की जोड़ी बना रही हूं तो किसी की तोड़ रही हूं। मैं भाग्य की देवी हूं। आगे की कहानी में जो होने वाला है वो आपको हिला देगा। पहले एक लाइक जरूर करें और आगे सुने देवी का रहस्य। महाराजा प्रताप को हंसी आ गई। भाग्य की देवी, तू तो पागल लगती है। साफ साफ बता, ये जोड़ियां कैसे बनाती है? महिला मुस्कुराई, राजन, मैं सबका जीवन साथी तय करती हूं। ये प्रकृति का नियम है और मैं सिर्फ उसका हिस्सा हूं। महाराजा का घमंड 7वें आसमान पर था। उन्होंने सोचा, ये तो मेरी किस्मत में ही बदल सकती। वो हंसते हुए बोले, अच्छा, अगर तू इतनी शक्तिशाली है तो बता, मेरी जोड़ी तूने किसके साथ बनाई है? मेरी शादी किससे होगी? बूढ़ी महिला की आंखों की चमक अचानक भयानक हो गई। वो महाराजा का अहंकार समझ चुकी थी। उसे लगा कि इस घमंडी राजा को सबक सिखाना जरूरी है। उसने गंभीर और डरावनी आवाज में कहा, हे राजन, तूने मुझसे पूछा है तो सुन ले। तेरी जोड़ी मैंने तेरी पहली रानी यशोदा से जन्मी तेरी सगी बेटी के साथ बनाई है। तेरी शादी तेरी अपनी बेटी से होगी। तूने जो मजाक किया उसका फल तुझे मिलेगा। ये शब्द सुनते ही महाराजा प्रताप के होश उड़ गए। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो तुरंत घुटनों पर बैठ गए और चिल्लाए, मां, मैंने बड़ी भूल की। ये श्राप वापस ले लो, मुझे माफ कर दो। लेकिन बूढ़ी महिला बोली, बेटा, मेरा वचन कभी झूठ नहीं होता। तू राजा है, तेरे पास ताकत है, रोक सकता है तो रोक ले, पर याद रख, भाग्य से कोई नहीं बचता। इतना कहकर वो महिला हवा में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। महाराजा प्रताप डरे हुए महल लौटे। जब महारानी यशोदा ने उनकी हालत देखी तो चिंतित हो गई। महाराजा ने उन्हें वो भयानक श्राप सुनाया। महारानी यशोदा ने सोचा, अभी तो हमारे कोई संतान है ही नहीं, हम क्यों डरें? उन्होंने महाराजा से कहा, महाराज, चिंता ना करें, अगर हमें बेटी हुई भी तो हम उसे जिंदा रहने ही नहीं देंगे। श्राप कैसे पूरा होगा? महाराजा को यह बात सही लगी। उन्होंने सोचा, अगर बेटी नहीं होगी तो श्राप टल जाएगा। कुछ महीनों बाद पूरे राज्य में खुशखबरी फैली। महारानी यशोदा गर्भवती हो गई। खुशियां मनाई गईं, पर रानी के मन में वो श्राप एक कांटे की तरह चुभ रहा था। प्रसव का समय नजदीक आया। महारानी ने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी सरला को बुलाया और सिसकते हुए कहा, सरला, तुम 24 घंटे मेरे पास रहना। अगर बेटी हुई तो उसे तुरंत मार देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आधी रात को महारानी यशोदा ने एक चांद जैसी सुंदर कन्या को जन्म दिया। होश आते ही महारानी ने बेटी की सुंदरता देखी, पर तुरंत डर से बोली, दासी, इसे ले जाओ और मार दो, नहीं तो ये हमारे पति के लिए कलंक बनेगी। दासी सरला ने कांपते हाथों से बच्ची को उठाया। उसके मन में दया थी, पर रानी का आदेश मानना था। वो रात के अंधेरे में महल से निकली। जंगल जाने के बजाय उसने गांव के पास पड़े सूखे गोबर के एक ढेर को फावड़े से खोदा और उस नवजात बच्ची को उसमें दफना दिया। फिर गोबर से ढककर वापस महल चली गई और महारानी को झूठ कहा कि काम पूरा हो गया है। लेकिन किस्मत की देवी का लिखा कुछ और था। गोबर सूखा था, जिससे बच्ची को सांस मिलती रही।
वो मरने की बजाय जीवित रही। सुबह हुई तो एक किसान ने वो गोबर का ढेर खरीद लिया और उसे खाद बनाने के लिए कुम्हार दंपत्ति हरिया और रूपा को ठेका दे दिया। हरिया और रूपा अपनी वृद्धावस्था में थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। वे इस दुख से बहुत पीड़ित थे। जब हरिया और रूपा गोबर के ढेर को फावड़े से खोदने लगे, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ। हरिया ने फावड़ा फेंक दिया और हाथों से गोबर हटाना शुरू किया। आखिरकार उन्हें उस ढेर के बीचों बीच एक गोरी और सुंदर नवजात कन्या मिली। रूपा ने झट से उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और सीने से लगा लिया। उन्होंने इसे ईश्वर का वरदान समझा और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने उस बच्ची का नाम चंदा रखा क्योंकि वो चांद जैसी सुंदर थी। हरिया और रूपा ने चंदा को अपने कलेजे का टुकड़ा मानकर बड़े लाड़ प्यार से पाला। धीरे धीरे समय बीता। राजा प्रताप राजकाज में व्यस्त हो गए, पर मन में वो डर, वो श्राप हमेशा एक काले साए की तरह मंडराता रहता था। दूसरी ओर कुम्हार हरिया और रूपा ने अपनी बेटी चंदा को बड़े प्यार से पाल पोस कर जवान कर दिया था। चंदा अब 20 बरस की थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। एक सुनहरी शाम थी। सूरज डूब रहा था और जंगल में एक शांत सुनहरी रोशनी फैली थी। चंदा एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने गधों को घास खिला रही थी और कोई मधुर धुन गुनगुना रही थी, जिसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थी। ठीक उसी समय राजा प्रताप शिकार खेलकर अपने घोड़े पर लौट रहे थे। वो थक चुके थे और अपने विचारों में खोए थे, लेकिन जैसे ही उनके कानों में वो मधुर आवाज पड़ी, उनके घोड़े के कदम अचानक रुक गए। महाराज ने उस दिशा में देखा। चंदा की सादगी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक साधारण लड़की की तरह और उसकी अलौकिक सुंदरता ने महाराज के घमंड से भरे मन को पहली बार छू लिया। उन्हें लगा जैसे किसी तपस्या के बाद स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उन्होंने सैनिकों को दूर रुकने का इशारा किया और अकेले ही चंदा के पास गए। वो इस बार घमंड में नहीं, बल्कि एक अनजान आकर्षण में थे। हे कन्या, तुम कौन हो? उन्होंने बड़ी नम्रता से पूछा। चंदा ने सिर उठाया। राजा को शिकारी वेश में देखकर वो उन्हें पहचान नहीं पाई, पर उसकी आवाज में विनम्रता थी। मैं कुम्हार हरिया की बेटी चंदा हूं। यहां अपने गधों को चारा देने आई हूं। महाराजा प्रताप बोले, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा रूप तो अद्भुत है। क्या तुम राजमहल की रानी बनने के लिए नहीं बनी हो? चंदा ये सुनकर थोड़ी शर्माई और हंसते हुए कहा, महाराज, हम तो साधारण लोग हैं। मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करते हैं। राजमहल में मेरा क्या काम? राजा ने कुछ देर और उससे बातें की, पर लौटते समय चंदा का चेहरा, उसकी मधुर हंसी और उसकी सादगी राजा के दिल में घर कर गई। महल पहुंचकर राजा ने तुरंत महारानी यशोदा को बुलाया और बोले, रानी, मैंने जंगल में एक ऐसी कन्या देखी है जिसने मेरा मन मोह लिया है। उसका नाम चंदा है। मैं उसे अपनी चौथी रानी बनाना चाहता हूं। महारानी यशोदा चौंक उठी। उनके कान में वो पुराना श्राप गूंजने लगा, पर उन्होंने सोचा, ये तो कुम्हार की बेटी है। हमारी बेटी तो मर चुकी है, ये तो असंभव है। फिर भी एक अजीब सी बेचैनी ने उनके मन को घेर लिया। रानी की सलाह पर राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा। चंदा के बारे में पता लगाने के लिए आदेश दिया। जब गुप्तचरों ने सारी जानकारी जुटाई तो पता चला चंदा दत्तक पुत्री है। उसे गोबर के ढेर में पाया गया था। तो महारानी के मन की बेचैनी डर में बदलने लगी, पर उन्होंने खुद को समझा लिया कि यह महज एक संयोग है। महाराजा प्रताप ने महारानी यशोदा से कहा, तुम जाओ और स्वयं उस कुम्हार के घर रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आओ। महारानी यशोदा इस बात से बेहद असहज थीं, पर राजा की आज्ञा का पालन जो करना था। अगले दिन शाही ब्राह्मण और नाई कुम्हार के छोटे से घर पहुंचे। जब उन्होंने कहा,
महाराज प्रताप सिंह ने आपकी बेटी चंदा से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है। तो हरिया और रूपा के हाथ से मिट्टी के बर्तन छूट गए। रूपा ने घबराकर चंदा को बुलाया। चंदा ने दोनों की ओर देखा और कहा, माँ, पिताजी, मैं तो साधारण से परिवार से हूं, मैं राजमहल में नहीं रह पाऊंगी, पर अगर आपका आदेश है तो मैं आपकी बात मानूंगी। कुम्हार दंपति को डर था कि मना करने पर राजा नाराज हो सकते हैं और वे अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के बारे में भी सोचने लगे। आखिरकार उन्होंने भारी मन से हाँ कह दिया। पूरे राज्य में शोर मच गया। कुम्हार की बेटी अब राजा की रानी बनने जा रही थी। राजमहल में धूमधाम से शादी की तैयारियां हुईं। चंदा दुल्हन के रूप में स्वर्ग की किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। राजा प्रताप सिंह ने बड़े धूमधाम से बारात निकाली और विवाह संपन्न हुआ। चंदा अब उदयगढ़ की नई रानी बन चुकी थी। महल में रानी यशोदा ने नई रानी चंदा का स्वागत किया और सुहाग रात की तैयारी करवाई। यशोदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। रात गहरी थी। महल के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे 2 गौ माता बंधी थीं। महारानी यशोदा अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी रात के गहरे सन्नाटे में उन्हें गायों की आपस में बात करने की आवाज सुनाई दी। पहली गौमाता, जो चंदा की कहानी जानती थी, उसने लंबी सांस ली और दूसरी से कहा, बहन, आज कैसा भयंकर अनर्थ हो रहा है। राजा ने अपनी ही सगी बेटी से शादी कर ली। ये भाग्य का कैसा क्रूर चक्र है। महारानी यशोदा के कानों में ये बात पड़ते ही उनका शरीर पसीने से भीग गया। वो हिल भी नहीं पाई। उन्होंने डर के मारे खिड़की के पास छिपकर दोनों गायों की बातचीत सुनना जारी रखा। दूसरी गौमाता ने चौंक कर पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे पूरी कहानी सुनाओ, वरना मुझे आज नींद नहीं आएगी। तब पहली गौमाता ने श्राप की बात, रानी यशोदा द्वारा नवजात कन्या को मारने का आदेश, दासी का झूठ, गोबर के ढेर में बच्ची के मिलने और फिर राजा के विवाह प्रस्ताव की पूरी भयावह दास्तान सुना दी। महारानी यशोदा की आंखें फटी रह गईं। उन्हें तीव्रता से एहसास हुआ कि चंदा कोई और नहीं, उनकी अपनी बेटी है, जिसे उन्होंने मारने का आदेश दिया था। जैसे ही कहानी खत्म हुई, दोनों गायों ने एक दूसरे को देखा। पहली ने उदास स्वर में कहा, हे भगवान, इस अनर्थ को सुनने और समझने की शक्ति हमसे वापस ले लो। ये पाप हमें जीने नहीं देगा। और तभी वहां एक चमत्कारिक शांति छा गई। अगले ही पल उन दोनों गौ माताओं की आवाज और सुनने की शक्ति हमेशा के लिए चली गई। यह देखकर महारानी यशोदा कांप उठी। अब उन्हें 100% यकीन हो गया था कि चंदा उनकी ही बेटी है। महारानी यशोदा पागलपन की हालत में दौड़ती हुई चंदा के कक्ष में पहुंची। चंदा बड़े पलंग पर सजी धजी बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और अज्ञात भय का भाव था। महारानी यशोदा ने दौड़कर उसे जोर से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। चंदा घबरा गई। महारानी जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या मैंने कोई गलती कर दी? महारानी यशोदा ने सिसकते हुए कहा, नहीं बेटी, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने एक महापाप किया है। फिर रोते रोते महारानी ने चंदा को श्राप, मारने के आदेश, गोबर के ढेर की सच्चाई और गौ माताओं के रहस्य की पूरी बात बताई। चंदा का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, तो मैं आपकी बेटी हूं और महाराजा मेरे पिता? ये तो भयंकर अनर्थ है, पाप है। ठीक उसी समय महाराजा प्रताप कक्ष में प्रवेश किया। अपनी दोनों रानियों को रोते हुए देखकर वे चिंतित हुए। यशोदा, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों क्यों रो रही हो? महारानी यशोदा ने पूरी सच्चाई राजा के सामने उगल दी। महाराज, चंदा हमारी बेटी है। भाग्य की देवी का श्राप पूरा हो चुका है। हमने जो पाप किया था, आज उसी का फल भोग रहे हैं। महाराजा प्रताप ये सुनकर पूरी तरह टूट गए। उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे अपनी गलती के बोझ तले दब गए। वे चंदा के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरे घमंड ने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैंने भाग्य को चुनौती दी और अब मैं ही दोषी हूं। चंदा भी रो रही थी। उसने कहा, पिताजी, अब क्या होगा? इस पाप को कैसे धोया जा सकता है? राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अचानक महाराजा प्रताप ने एक अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने चंदा को देखा और बोले, बेटी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम हमारी रानी हो। यह राज्य अब तुम्हारा है। अपने पालक माता पिता हरिया और रूपा को यहां बुलाओ। अब तुम उनके साथ मिलकर इस राज्य को संभालो। उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाया
और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। फिर महाराजा प्रताप और महारानी यशोदा दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और महल के खुले आंगन में खड़े होकर धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती माता, हमें अपनी गोद में ले लो। हम इस महापाप का बोझ और नहीं उठा सकते। हमें इस संसार से मुक्ति दो। और तभी वहां एक भयानक दृश्य सामने आया। धरती में उनके पैरों के पास एक गहरी दरार पड़ गई। ऐसा लगा जैसे धरती माता ने उनकी पुकार सुन ली हो। राजा और रानी धीरे धीरे उस दरार में समाने लगे। चंदा ये देखकर चीख पड़ी, पर वो कुछ न कर सकी। वो दोनों धीरे धीरे धरती में समा गए। महल के लोग दौड़े, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। राजा और रानी ने आत्मदाह देकर अपने पाप का प्रायश्चित किया था। चंदा ने अपने प्यारे पालक माता पिता हरिया और रूपा को महल में बुलवाया। प्रजा दुखी थी, पर चंदा की सादगी और साहस देखकर उन्हें भरोसा हुआ। चंदा ने अपनी कहानी प्रजा को सुनाई, एक सबक के रूप में, ताकि कोई भी भाग्य को चुनौती देने की भूल न करे। उसने अपने पालक माता पिता के साथ मिलकर राज्य संभाला। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी घमंड में आकर भाग्य को चुनौती नहीं देनी चाहिए। प्रकृति और नियति का मजाक उड़ाना हमेशा भारी पड़ता है। और देखिए, एक माँ के प्रेम और एक बेटी की सादगी ने आखिरकार उस श्राप की सजा को अपने सिर पर लेकर राज्य को बचा लिया। आपको ये रहस्यमय कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।